अब मैं आपको क्या बताऊं, आप नहीं समझेंगे, आप समझ सकते ही नहीं। वो आंखें नीचे झुकाए रोते हुए बोली, अरे तुम तो रोने लगी। प्लीज, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं तो मुतजस्सिस था ये देखकर कि तुम अकेली ही चिटा खट्टा लेक तक आ गई और तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा। इसमें रोने वाली क्या बात थी? मैंने अपने स्टूपिड सवाल की वजाहत करते हुए कहा, कुछ नहीं सर, छोड़ें, बस पागल हूं मैं। झील तो देखें, सीन चेक करें। ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत का कोई हिस्सा जमीन पर रह गया हो। उसने भीगी आंखों और मसनूई मुस्कुराहट से टॉपिक बदलते हुए बुलंद आवाज में कहा, मैं समझ गया कि अनजाने में मुझसे उसकी जिंदगी के कोई दुखी तार छिड़ गए थे। अब मैंने टॉपिक चेंज को गनीमत जाना और इसी मौजू पर बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बेशक नेचर की ये प्योर फॉर्म अब बहुत नापैद हो चुकी है। इसी को तो तलाश करने के लिए मैं इन वादियों में मारा मारा फिरता हूँ। सर, प्योरिटी तो आज खुद नापैद हो चुकी है। ये अब न सिर्फ नेचर में कम हो चुकी है, बल्कि रिश्ते, जज्बात, हत्ता के इंसान भी इससे खाली हैं। वो झील को मुसलसल देखते हुए बोली, मुझे उसकी इस गहरी बात से ये तो अंदाज़ा हो गया था कि वो झील की गहराइयों में नहीं बल्कि अपनी ज़ात की किसी गहरी खाई में जा चुकी है। इससे पहले कि उसकी आंखें फिर से छलक जाती, मैंने उसे इन गहराइयों से बाहर निकालना ही मुनासिब समझा और इस बार कुदरत ने भी मेरा भरपूर साथ दिया। ये क्या? ये लेक पे बादल है या फॉग है? अरे वाह, ये तो बादल हैं, वो भी इतने नीचे। वो देखो, ये तो बगुले की तरह गोल गोल घूम रहे हैं। ओ, वहां तेज बारिश भी हो रही है। माय गॉड, ये तो साइक्लोन है और ये हमारी तरफ ही आ रहा है। मुझे लगता है हमें यहां से चलना चाहिए, मैंने तकरीबन चीखते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। बैठ जाएं सर, कुछ नहीं होता। अगर यहां तक जिंदा पहुंच गए हैं तो इस छोटे से साइक्लोन की क्या मजाल जो हमारा कुछ बिगाड़े। जरा ध्यान से देखें, बारिश कैसे बादलों के साथ रक्स कर रही, घूम रही, झूम रही। और वो देखें, चारों जानिब बर्फ से लिपटे पहाड़ इस रक्स की महफिल को दीवानावार साकन खड़े तकते चले जा रहे। ये जाने का नहीं, गाने का वक्त है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, बारिश शुरू हो गई और वो वहीं बैठे बैठे चेहरा आसमान की तरफ किए ऊंची आवाज में गाने लगी, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। अगरचे बारिश में भीगते हुए गाने का मुझे भी शौक है, पर यहां सर्दी में भीगकर गाते हुए मरने का मेरा कोई इरादा नहीं। चलो उठो, वापस चलें। वापसी का रास्ता पता है ना कितना खतरनाक है। मरते मरते ऊपर पहुंचे हैं, अब तो सारा कीचड़ हो जाएगा। पहाड़ से उतरने में बहुत मुश्किल होगी, ऊपर से सर्दी। पहाड़ से गिर के ना मरे तो सर्दी से मर जाएंगे। मैं उसे ये कहकर जूं ही वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसी वक्त पीछे से आवाज आई, आप मरने से डरते हैं? एक दिन तो सबने मर जाना है और हो सकता है
कुछ लोग जीते जी मर चुके हों। मैं भी शायद उन्हीं में से हूं, या शायद मर मर कर जी रही हूं। मुझे नहीं लगता डर बनने से। और आप जहां वापस जाने का कह रहे हैं, वहां जिंदगी नहीं, जिंदगी तो यहां है। अभी कुछ लम्हे ही तो गुजरे हैं मुझे ये जिंदगी जीते, और आप मुझे वापस जाने का कह रहे हैं। आप जाएं, मैं खुद ही वापस आ जाऊंगी। सारी बातें उसकी सीधा दिल पे लगी। एक पल के लिए सोचा, जिंदगी यही है। फिर अचानक अपनी घरवाली का ख्याल आया। सर को जोर से झटका और उसे कहा, तुमने ठीक कहा, पर यहां रहा तो ये जिंदगी गुजारने का आखिरी मौका होगा। वापस चला गया तो फिर आ जाऊंगा यहां ये जिंदगी गुजारने। तुम भी चलो, बारिश बहुत तेज हो गई है और यहां रुकना बहुत खतरनाक है। मैंने जल्दी से उसे कन्विंस करने के लिए कहा। वो जवाब में कुछ नहीं बोली और खामोशी से झील को देखने लगी। तुमने सुना नहीं? मैं तुमसे बात कर रहा। पागल लड़की, आ जाओ, मैं वाकई जाने लगा हूं, मैंने चीखते हुए कहा। पर वो वैसे ही गुमसुम बैठी रही। ओके, जो मर्जी करो, मैं जा रहा। ये कहकर मैंने वापस भागना शुरू कर दिया। बहुत दूर जाकर जब खतरनाक ढलवान शुरू हुई तो मैंने मुड़कर देखा। तेज बारिश में एक धुंधले साए की तरह वो वहीं बैठी दिखाई दी। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर आगे बढ़ गया। हम 12 लोगों के ग्रुप में वो अकेली लड़की थी। लाहौर से तकरीबन 20 घंटों के मुसलसल सफर के बाद हम 2 दिन पहले केल पहुंचे थे। वहां से अगले ही दिन एक जीप पर 6 घंटे का खतरनाक सफर करके पहाड़ों की दूसरी तरफ दुमेल गांव से कुछ किलोमीटर पहले ही उतर गए थे। यहां से एक नदी के साथ साथ चिट्टा खट्टा लेक का ट्रैक शुरू किया। शुरू में तो सब पुरजोश थे और भाग भाग कर आगे बढ़ रहे थे, पर जब थोड़ी सी ढलवान आई तो कुछ बैठ गए और एक साहब तो दिल थाम कर जमीन पर लेट ही गए। कुछ नौजवान सेल्फी बनाने में मसरूफ थे, वो बस खुद में मगन थे, और मैं झरनों में शर करता पानी देख रहा था। दूर चोटी पे पड़ी सफेद बर्फ की उजली सफेदी को देखकर हैरान था, जो सूरज की किरणों से मिलकर पहाड़ के सर पे ताज की मानिंद दिख रही थी। अचानक मेरा ध्यान हमारे ग्रुप में मौजूद वाहिद लड़की पर पड़ा। वो तो सबसे आगे थी और मेरे देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। मैं अपने अंदाज में धीरे धीरे चल रहा था, इसीलिए सबसे पीछे था, पर आहिस्ता आहिस्ता सब थकते गए तो मैं उनसे आगे गुजरने लगा। मैं अब सबसे आगे था, बस उस लड़की से पीछे रह गया था। पहले मुझे कुछ जोश आया कि मैं सबसे पहले डेक 1 तक पहुंचूं, पर फिर अपना फलसफा याद आया कि मंजिल पर पहले पहुंचना जरूरी नहीं, बल्कि पहुंचना जरूरी है, और मंजिल ही अकेली हासिल नहीं करनी, बल्कि रास्ता भी जरूरी है। बस फिर मैं ठंडे पानी को, महकते फूलों को, उड़ते बादलों को और खतरनाक रास्तों को
अपनी यादों का अनमोल खजाना बनाते हुए आगे बढ़ता चला गया, हत्ता के बॉटल नेक पॉइंट पर जा पहुंचा। ये क्या, रास्ता कहां गया? आगे तो खाई है और नीचे ठाठे मारती नदी, और वो लड़की तो मेरे आगे थी, वो कहां गई? इस पॉइंट से आगे तो कोई जा नहीं सकता। वो नदी में तो नहीं गिर गई? मैं ये सोच ही रहा था कि ऊपर से आवाज आई, सर आगे नहीं जाना, यहां से पहाड़ क्लाइंब करना पड़ेगा। मैंने ऊपर देखा तो वो कोई 4 मंजिल ऊपर खड़ी दिखाई दी। तुम यहां से ऊपर कैसे पहुंची? ये तो इम्पॉसिबल है, यकीनन कोई और रास्ता होगा। यहां से गुजरा तो सीधा खाई में जा गिरूंगा, और नीचे शरशर करता नदी का ठंडा पानी है, बचने का कोई इम्कान नहीं। मैंने वर्टिकल इंक्लाइन और ऊंचाई को देखते हुए घबरा कर कहा, अरे सर, मैं इधर से ही ऊपर आई हूं, आ जाएं, कुछ नहीं होता। मैं आपको तरीका बताती हूं, जहां मैं बोलूं आप इन पत्थरों का सहारा लेकर आते जाएं। वो बड़े एतमाद से मुस्कुराती हुई बोली। मैंने पहले इधर उधर रास्ता तलाश करने की कोशिश की, पर जब यकीन हो गया कि बस खुदकुशी ही है किस्मत में, तो ये सोचकर खुद को हौसला दिया कि अगर वो लड़की कर सकती है तो मैं भी कर ही लूंगा। सर ज्यादा मत सोचें, मुझ पर ट्रस्ट करें। वैसे तो एक दिन सबने मर जाना है, पर अभी मैं आपको मरने नहीं दूंगी। हिम्मत करें, अल्लाह का नाम लें और आ जाएं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने एक पत्थर को हाथ डाला और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जबरदस्त सर, आप यहां पांव रखें, अब दाएं हाथ से वो वाला पत्थर पकड़ें। वेरी गुड सर, बस थोड़ी और हिम्मत। जी बिल्कुल, अब वहां पांव रखें। नहीं सर, इस पत्थर पे वजन नहीं डालें, ये लूज है, छोड़ें उसे। आप मेरा हाथ पकड़ें। सर क्या कर रहे हैं, आप गिर जाएंगे, मेरा हाथ थाम लें। कोई हाल नहीं आपका, मरते मरते बचे हैं। जब मैं खुद कह रही थी कि मेरा हाथ पकड़ लें, तो फिर क्यों उस लूज पत्थर के सहारे ऊपर आए? मरने का इरादा था क्या? मेरे ऊपर पहुंचने पर वो गुस्से से बोली। मेरी भी जान में जान आई तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन तो सबने मर जाना है, तो बंदा अपनी गलती से मरे, ना कि किसी का हाथ थामकर उसकी गलती से खुद भी मरे और दूसरे को भी साथ ले डूबे। ये कहकर मैं आगे चल पड़ा और वो खामोशी से मेरे पीछे पीछे चलने लगी। आगे डेक 1 तक का रास्ता हमवार था, इसलिए हम आसानी से वहां तक पहुंच गए। अभी लेक का कोई नामो निशान नहीं था। शाम हो चली थी और अब आगे जाने की हिम्मत भी नहीं थी, और बाकी के सब लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। मैंने सोचा आज रात इधर ही कैंप लगाकर गुजारनी चाहिए। मगरिब तक बाकी सब भी पहुंच गए और हर किसी की जुबान पर बॉटल नेक पॉइंट का अपना ही किस्सा था। हमने वहां कैंप लगाए और मोबाइल लाइट डिनर किया। फिर तेज बारिश शुरू हो गई। बाहर खूब अंधेरा था। बारिश के एक एक कतरे की आवाज सुनाई दे रही थी। टेंट पर बारिश की बूंदें घुंघरुओं सी बजती महसूस हो रही थी और मेरे जहन में किशोर का गाना बज रहा था। जब घुंघरुओं सी बजती हैं बूंदें, अरमा हमारे पलकें ना मूंदें। सब गप्पों और चुटकुलों में मसरूफ थे और मैं भीड़ में तन्हा बारिश का बजता हुआ साथ सुन रहा था और साथ ही साथ सोच रहा था कि अगर बारिश बंद न हुई
तो फिर कल आगे झील तक कैसे पहुंचेंगे। फिर पता नहीं कब नींद आई और चली भी गई। सुबह हो चुकी थी, सब सो रहे थे, पर मुझे लेक पर जाना था। नदी के ठंडे पानी से सर धोया और कैंप की तरफ बैग लेने जा रहा था कि सूरज की पहली किरण की तरह मध्यम पर रोशन चेहरा लिए वो आंखें मलती कैंप से निकली। उसने आसमान को देखा और बेसाख्ता अंगड़ाई लेने के लिए अपने दोनों बाजू ऊपर उठाने ही लगी थी कि मुझ पर नजर पड़ गई। सर, आप इतनी जल्दी जाग जाते हैं? वो जल्दी से घबराकर बोली। जी, मैं आगे झील के लिए निकलने लगा हूं, मैंने बैग कंधे पर डालते हुए कहा। सर, अभी तो सब सो रहे हैं और नाश्ता भी नहीं किया, वो हैरत से बोली। उठो भाई सारे, नाश्ता करें, सर तो जाने लगे हैं, उसने सबको जगाने के लिए ऊंची आवाज में कहा। उनको तो घंटा लगेगा नाश्ता करने में, अगर बारिश फिर आ गई तो हम नहीं पहुंच सकेंगे लेक तक, इसलिए मैं तो नाश्ता किए बगैर ही जाने लगा। मैंने ये कहा, अपना बैग कंधे पर डाला और चल पड़ा। रुकें सर, मैं भी आ रही हूं, उसने अपना बैग उठाकर आवाज लगाई और भागती हुई मेरे पीछे पीछे पहाड़ चढ़ने लगी। कुछ देर के बाद हम डेक 2 पर पहुंच चुके थे। हमारे चारों जानिब पहाड़ और उनसे गिरती आबशारें थीं, लेकिन लेक का कुछ अता पता नहीं था। अब क्या करें? आमतौर पर जहां से नदी आ रही हो वहीं झील होती है। वहां से एक बड़ी आबशार भी गिर रही थी। सर, इस आबशार के पीछे होगी लेक, वो अचानक बोली। इसके पीछे तो सीधा दीवार जैसा पहाड़ है, उस पर से आबशार गिर रही है। ये कोई बुर्ज खलीफा जितना ऊंचा है, इस पर चढ़ेगा कौन? मैंने दूर से पहाड़ को देखते हुए कहा। आप चलें तो सही, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा, ये कहकर वो आबशार की तरफ चल पड़ी। अब हमें चढ़ते हुए 6 घंटे हो चुके थे। पानी पी पी कर पेट की भूख मिटाने की कोशिश कर रहा था, पर अब दिल ही दिल में मैं खुद को कोस भी रहा था कि नाश्ता क्यों नहीं किया और खाने को भी साथ कुछ नहीं लाया। ट्रैक पर एक जूस का डब्बा नजर आया जो किसी नेचर लवर ने इसे तबाह करने के लिए लेक को जाते वक्त फेंका था। मुझे मालूम था कि वो काफी दिनों से पड़ा है और खाली ही होगा, पर फिर भी दिल चाहा कि उठाकर देखूं, शायद थोड़ा जूस पीने को मिल जाए। यानी अब मेरी बस हो गई थी। पर वो लड़की इस ढलवान पर चलती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो फिर आंखों से ओझल हो गई। मैं रेंगता हुआ जा रहा था कि सामने से आवाज आई, चॉकलेट खाएंगे सर? क्या देखता हूं, वो आबशार के नीचे एक पत्थर पर बैठी चॉकलेट खा रही थी। नहीं, तुम खाओ, अभी पता नहीं लेक कितनी दूर है। सारी ना खाना, दोबारा भूख लगी तो काम आएगी। मैंने अपनी भूख की कुर्बानी देते हुए उसे मशवरा दिया। सर, ले लें, मेरे पास और बहुत सारी हैं, बैग भरा हुआ है। जेली खाते हैं आप? ये भी है। उसने बैग से एक जेली का पैकेट निकालते हुए पूछा। तुम्हारे पास इतना कुछ खाने को है और यहां मैं भूख से मर रहा था, मैंने चॉकलेट और जेली तकरीबन छीनते हुए कहा। वो मुस्कुराई और बोली, सर मैंने आपसे कहा ना, ट्रस्ट मी, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। फिर उसने बैग पत्थर पे रखा और आबशार के पानी के साथ खेलने लगी। वो कभी पानी अपने चेहरे पर डालती और कभी जोर से हवा में उछालती। इस आबशार के किनारे
नीले और सुर्ख रंग के फूल खिले थे। धीमी धीमी हवा से घास में खिले फूल लहलहा रहे थे। आबशार से बारीक पानी की फुहार और रुई के गालों से नरम बादल उसे छूकर गुजर रहे थे। मैं बुद्ध की मानिंद खड़ा ये सोच रहा था कि कहीं मैं मरकर जन्नत में तो नहीं पहुंच गया। फिर सोचा, मैं और जन्नत में? अब ऐसे भी जन्नत के हालात नहीं, और मुझे यकीन हो गया कि मैं जिंदा हूं। और ये जन्नत तो है मगर कश्मीर वाली। अभी मैं सोच में गुम था कि अचानक एक आवाज आई, सर क्या सोच रहे हैं? आप भी आ जाएं, नहा लें, सारी थकावट उतर जाएगी। बहुत मजे का ठंडा पानी है। एक तो डरते बहुत। आ जाएं, डरे नहीं। नहीं, मैं डरता नहीं, बस मुझे गीला नहीं होना। और तुम भी बस करो, आधी भीग गई हो। अभी तक पता नहीं कितना आगे जाना है। ये कहकर मैं दोबारा चढ़ाई चढ़ने लगा। आबशार के बाद वाली चढ़ाई बहुत स्टीप थी, ऐसे जैसे कोई सीधी दीवार पर चढ़ रहा हो। बड़ी मुश्किल से जब इस पहाड़ पर आबशार के पीछे पहुंचे तो वहां भी कोई झील नहीं थी। अब हम डेक 3 पर पहुंच चुके थे। दूर दूर तक झील नजर नहीं आ रही थी। मैं तो बहुत मायूस हो गया, पर उसमें तो जैसे नई रूह फूंक दी हो इस जगह ने। वो दोनों बाजू फैलाए दीवानावार भागने लगी, और ये दीवानगी क्यों ना उस पे तारी होती। समा ही ऐसा था। हम बादलों से घिरे थे, चारों जानिब सब्जा ही सब्जा था, और उसमें कई रंगों के और कई इकसाम के फूल खिले थे। बादल धुंध की मानिंद हमें घेरे हुए थे, पर साकिन नहीं थे। हवा उन्हें अपने साथ दूर तक लिए जाती थी, और सूरज की किरणें इन बादलों को पार नहीं कर पाती थी। वो भागती हुई जब वापस मेरे पास आई, इसके लंबे खुले बालों में पानी के कतरे मोतियों की मानिंद पिरोए हुए थे। बालों में कुछ रंग बिरंगी फूल की पत्तियां और कहीं घास के तिनके बेतरतीबी से उलझे हुए थे। आएं, आप यहां क्या बैठे हैं? आएं, दौड़ लगाते हैं। देखते हैं कौन लेक को पहले ढूंढने में कामयाब होता है। वो पुरजोश आवाज में तेज तेज सांस लेते हुए बोली। मेरा तो थकावट से बुरा हाल था, और ये भी पता नहीं था कि हम ठीक रास्ते पर आए थे या कहीं दूसरी जानिब जाना था। इसलिए पहले कि मैं कुछ कहता, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे साथ लिए दोबारा इसी जानिब भागने लगी। मैं भी उसके साथ बादलों को छूता, कभी फूलों में से गुजरता, हरियाले मैदानों की ऊंची नीची ढलवानों पर दीवानावार भाग रहा था कि अचानक वो भागते भागते घास पर आसमान की तरफ चेहरा करके लेट गई। उसके चारों जानिब फूल थे, और वो एक कली की मानिंद अपनी पलकों को कोंपलों की तरह बंद किए खामोशी से लेटी थी, कि जैसे अभी आंखें खोलेगी और खिल पड़ेगी। हम अकेले ही इतनी दूर आ गए थे, और बाकी सबका कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। वो आ भी रहे हैं कि नहीं, और झील भी पता नहीं कहाँ रह गई थी। दिल तो चाह रहा था कि मैं भी बस इसकी तरह बेफिक्री से बस यूं ही लेट जाऊं, पर वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। चलो वापस चलते हैं। मुझे लगता है पीछे कोई नहीं आ रहा, और पता नहीं झील का ये रास्ता है भी कि नहीं। बारिश हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैंने परेशान लहजे में कहा। उसने आंखें खोलते हुए कहा, ठीक है सर,
और बड़े अफसरदा अंदाज में खड़ी हो गई, जैसे मैंने उसे खिलने से रोक दिया, और मुंह लटकाए वापसी की तरफ चलने लगी। फिर अचानक मुड़ी और बोली, सर आप थक गए हैं, आप यहां थोड़ी देर बैठें, मैं बस वो सामने वाले टीले तक भाग कर देख कर आती हूं। मुझे लगता है उसके पीछे झील है। ये कहकर उसने दौड़ लगा दी। मैं क्या कहता, वो किसी की सुनती कहाँ थी। मैं वहीं फूलों के दरमियान बैठ गया। जब बैठा तो एहसास हुआ कि क्या मिस कर रहा था। इतने रंगों के, इतनी तरह के ऐसे फूल ना कभी पहले देखे, ना इसके बाद कभी मौका मिला। सर आगे लेक है, आ जाएं, बहुत खूबसूरत है। सर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी, ये करीब ही है, जल्दी से आ जाएं। वो दूर टीले पर खड़ी चिल्ला रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत इकट्ठी की और ये सोचकर चल पड़ा कि बस टीले के पार जाना है। पर टीले पर चढ़ा तो आगे एक और टीला था। खैर यह आखिरी रुकावट भी मर मर कर अबूर कर ली, और अब सामने मेरे कुदरत का वो शाहकार था कि जिसकी खूबसूरती लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। इसे देखने के लिए इस तक पहुंचना लाजिम है। जब मैं लेक पे पहुंचा तो वो पहले ही एक पत्थर पर बैठी अपने दोनों हाथ गालों पे रखे बेसुध चुपचाप झील को तके जा रही थी। मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और पास ही बैठकर उस मंजर को दिल में महफूज करने लगा। अब कोई थकावट नहीं रही थी, बस सुकून था। कमाल है ना सर। सोचें अगर हम ये जन्नत बिना देखे थोड़ी दूर से ही वापस चले जाते तो फिर कभी जिंदगी में ये देख पाते जो आंखें देख रही हैं। वो धीमी सी आवाज में लेक की तरफ देखते देखते बोली, वैसे तो तुम ठीक कह रही हो, पर एक बात बताओ, तुम्हारा कोई पीछे वाली वारिस नहीं है जो तुम बेधड़क इतनी दूर पहुंच गई हो? कैसा स्टूपिड सवाल था। बेचारी को रुला ही दिया। यह भी सही था कि उसी की वजह से ही मैं झील तक पहुंचा था और अब उसे अकेला तूफानी बारिश में छोड़कर नीचे उतर रहा था। पर मैं और क्या करता? वो किसी की सुनती थी क्या? उसे बस अपने मन की करनी थी। अब मैं आबशार तक पहुंच चुका था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, पर वो नहीं आ रही थी। बारिश में पूरा भीग चुका था, सर्दी से दांत बज रहे थे। मैंने भागना शुरू कर दिया ताकि गर्म रह सकूं। डेक 2 सारा भागकर गुजारा। इसके बाद जब पहाड़ की दूसरी तरफ डेक 1 की तरफ उतरने लगा तो आखिरी बार मुड़कर देखा, पर पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। थोड़ी देर वहां रुका रहा कि शायद उसकी कोई झलक नजर आ जाए और दिल में दुआ करता रहा कि वो आबशार से नीचे उतरती दिख जाए, क्योंकि मैं जानता था कि वो अब भी नहीं उतरी तो फिर शायद कभी ना आ सके। पर वो नहीं आई। मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था, सो मैं डेक 1 की तरफ नीचे उतरने लगा। सामने बहुत नीचे मुझे अपना कैंप नजर आ रहा था। मैं पागलों की तरह स्लिपरी ट्रैक पर भागता हुआ नीचे उतरा। अभी बोटल नेक आगे आनी थी। ये सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा था। कैंप में पहुंचा तो ग्रुप का एक मेंबर ही वहां मौजूद था। बाकी सब बारिश से पहले ही जीप ट्रैक तक नीचे उतर चुके थे। वो मेंबर इसलिए लेटा था क्योंकि उसके घुटने में दर्द था और बहुत तेज बुखार भी था। उसे मैंने कहा,
यहाँ रुकना मुमकिन नहीं, रात हो गई तो यहाँ फंस जाएंगे। उसे थोड़ा डराया, थोड़ा हौसला दिया, पैनाडोल की 4 गोलियां खिलाईं। उसे कहा तुम्हारे पास और सूखे कपड़े हैं? अगर नहीं तो ये सूखे कपड़े उतारो और जो गीले कपड़े हो चुके हैं वो पहन लो। बाहर बारिश हो रही है, ये कपड़े भी गीले हो जाएंगे तो फिर नीचे पहुंचकर क्या पहनोगे? उस बेचारे ने बुखार में गर्म रजाई से निकलकर गीले कपड़े पहने और मेरे साथ लंगड़ाता हुआ नीचे की तरफ चल पड़ा। उसने मुझसे पूछा, कैंप का क्या करना है? मैंने कहा, छोड़ दो इसे, हम खुद जिंदा नीचे उतर जाएं, बड़ी बात है, इसे कहां कहां उठाते फिरेंगे। डेक 1 से उतरते वक्त मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, पर सिवाय बारिश की बूंदों के कुछ नजर नहीं आया। अब मैं बस उस लड़की के लिए दुआ ही कर सकता था। नीचे उतरते वक्त शुरू में ही बॉटल नेक वाला पॉइंट आ गया। इस बार बारिश थी, कीचड़ था और ग्रेविटी भी हमें नीचे खींच रही थी। वहां से हम दोनों नीचे कैसे उतरे ये बताना मुमकिन नहीं। बस अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि इस बार हमें बचा ले, एक बार नीचे उतर जाएं फिर कभी वापस नहीं आएंगे। खैर, जैसे तैसे गिरते पड़ते हम जीप ट्रैक तक पहुंच गए और अब सूरज ढलने वाला था। हमारे सब साथी सड़क के किनारे कैंप लगाए स्लीपिंग बैग में घुसकर आराम फरमा रहे थे। हम दोनों ने जाते ही पहले गीले कपड़े चेंज किए और फिर कैंप में कंबल ओढ़कर लेट गए। थोड़ी देर बाद सबको ख्याल आया तो मुझसे पूछा, वो लड़की कहाँ है? मैंने कहा कि आखिरी बार मैंने उसे लेक पर देखा था, उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आई। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो गए। अब रात होने वाली थी, बारिश थोड़ी थम गई थी। हम कुछ लोग एक पॉइंट तक गए जहां से नदी के साथ साथ ट्रैक काफी दूर तक नजर आता था। हम वहां अंधेरा होने तक खड़े रहे कि शायद वो लड़की आती हुई नजर आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई वापस जाकर देखे। अब मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे वहां छोड़कर क्यों आया। सबने फैसला किया कि सुबह होते ही मकामी लोगों को लेकर इसकी तलाश में ऊपर जाएंगे। मुझे लग रहा था कि वो नहीं बचेगी और अगर अब तक बच भी गई तो सुबह तक नहीं बचेगी। कैंप में सन्नाटा था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सारी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैं उसी पॉइंट पर जा खड़ा हुआ जहां से सारा ट्रैक नजर आता था। मैं टिकटिकी बांधे रास्ते को देख रहा था, पर दूर दूर तक कोई नहीं था। आप फिर इतनी सुबह उठ गए? यहां खड़े किसे ढूंढ रहे हैं? मैंने कहा था ना, एक दिन सबने मर जाना है, पर यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। वो जो आप कैंप मेरे लिए छोड़ आए थे ना, उसी ने बचा लिया मुझे। देखें कितनी ढीठ हूं, नहीं मरी ना। अचानक एक चुलबुली आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने मुड़कर देखा, वो मेरे पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो सही कहती थी, आप समझ सकते ही नहीं, जिंदगी यहां ही है, फिर दोबारा। अब तक मुझे वो जिंदगी कभी नहीं मिली। इस वक्त सत्तार सर्दी से बचने के लिए दस्ताने पहन रहे हैं। चिट्टा खट्टा लेक के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और हर तरफ बादल ही बादल हैं। ज़ीरो विजिबिलिटी है। ये जो पत्थर है
क्या बना था अगर हम इस टाइम फ्री राइड होते? इससे बिल्कुल नीचे लेक है, इधर कुछ भी नहीं है। अगर हम इधर इस वक्त आते तो हमने कहा था इधर लेक वेक कोई नहीं है, वापस चलो। और आप शायद और आगे घूम सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आ गए हैं। नहीं यहाँ में साथ हैं और आज ये ढाई आलू बना हुआ, अहम खाना किस्म का हमने ट्रिप किया। हमने कुछ साथ खाने के लिए नहीं रखा। खैर मेरी तो एक चॉकलेट की बाइट से एनर्जी आ नहीं मुझे ये थिंक लिया कि मेरा तमन्ना ही बात हो गई है। पीक के किनारे पर बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है, बादल बहुत ज़्यादा हैं, पीछे सारे खूबसूरत पहाड़ छुपे हुए हैं। जो हो रहा जा रहे हैं और झील भी झील ये मैं हूँ और ये सतार है। देख सकते हैं हम बर्फानी रीच बने हुए। ये देखें पानी गिर रहा है कैमरे के ऊपर और ठंड बहुत ज़्यादा है।